नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि खाड़ी देशों में आपको सबसे पावरफुल कौन से देश दिखाई देते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा इजराइल और ईरान। अब सवाल ये आता है कि ईरान इतना पावरफुल कैसे बना, क्योंकि वो ईरान जहां समय समय पर तख्ता पलट होता रहा, इससे कई बार अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने निचोड़ने का काम किया, तो ये पावरफुल कैसे बन गया। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अकेला ईरान ही बार बार परमाणु बनाने के बारे में क्यों सोचता है। दूसरे देशों ने तो कभी इतना नहीं सोचा। इसने परमाणु बनाने को इतना ज्यादा सीरियस लिया कि ईरान के अंदर बड़े बड़े बंकर तक बना दिए, जो कि 20-20, 25-25 मंजिला है, और उनके अंदर जाकर परमाणु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। क्यों आखिरकार ईरान को परमाणु की जरूरत है? तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ईरान देश कैसे बना, ईरान ताकतवर कैसे बना, ईरान ने कैसे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बनाए, और कैसे आखिरकार इसके दिमाग में परमाणु बनाने का आइडिया आया, क्यों यह बार बार परमाणु बनाने पर जोर देने लगा। सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम खाड़ी देश के मैप को देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये है सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम चलें तो ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये है ईरान। आज का जो ईरान है, एक समय ईरान नहीं हुआ करता था बल्कि कोई और देश हुआ करता था। ऐसा देश जहां पर इस्लाम धर्म का नामो निशान तक नहीं था। यानी कि ईरान जो कि आज का ईरान है, पहले पारसिया कहलाता था और यहाँ पर पारसी धर्म के लोग निवास किया करते थे। सवाल ये आता है कि जब ये पूरा देश पारसियों का हुआ करता था तो यहाँ पर इस्लाम धर्म आया कैसे। अब जरा सुनिए, थोड़ा सा पारसिया का इतिहास देखते हैं। पारसिया, जब यहाँ पर पारसिया देश हुआ करता था, पारसी लोग यहाँ पर निवास करते थे, तो एक राजा यहाँ पर शासन करता था जो कि सासानी राजवंश का राजा था। सासानी राजवंश का ऐसा राजा जो केवल जनता को क्रूर लगता था। इसीलिए क्रूर लगता था क्योंकि जनता से ज्यादातर टैक्स वसूल करना, गरीब और अमीर का फर्क करना, ऊंच नीच जात का फर्क करना, लोगों को इसने बुरी तरीके से परेशान कर रखा था। यानी कि सीधे तरीके से कहूं तो पारसिया देश कहने में देश था, अंदर से बुरी तरीके से खोखला हो चुका था। राजा केवल अपने घर को भरना जानता था, केवल खुद को ताकतवर बनाना जानता था। इस राजा ने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा, कभी भी देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, और इस वजह से लोग बुरी तरीके से परेशान हो रहे थे। इधर लोग परेशान हो रहे थे, दूसरी तरफ एक और नए धर्म का उदय हो रहा था। नया धर्म यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना होती है 7वीं सदी में पैगंबर हजरत मोहम्मद की तरफ से। एक नए धर्म की स्थापना कर दी जाती है और ये धर्म एक विस्फोटक की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अगर आज भी मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला धर्म कौन सा है, तो यकीनन जवाब होगा इस्लाम। क्योंकि आप जरा सोचिए, बहुत बाद में ये धर्म बनता है 7वीं सदी में, और ये 21वीं सदी में आते आते इस्लाम धर्म के पूरी 57 कंट्री हो चुकी हैं। तो बड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था विस्फोटक के साथ में। तो देखते ही देखते पूरे खाड़ी देशों के अंदर इस्लाम धर्म बड़ा तेजी से फैल गया था। अब पूरे खाड़ी देशों के अंदर तो इस्लाम फैल गया है, केवल ये देश बचा हुआ है जिसे पारसिया कहा गया है। यहाँ पर पारसी धर्म के लोग हैं। अब यहाँ पर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था इस्लाम। अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और बड़ा तेजी से इस्लाम जो है पारसिया देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। राजा ने ऐलान कर दिया युद्ध का कि हम यहाँ किसी और धर्म को नहीं आने देंगे, चाहे तो हमारे साथ में युद्ध लड़ लो, हम तुमको खदेड़ कर फेंक देंगे। ठीक है भाई, एक तरफ युद्ध शुरू होता है जिसे कुदसिया की जंग कहा गया है। अगर आप इतिहास में कहीं उठाकर देखेंगे तो दिखाया जाएगा कि ईरान जो कि पहले पारसिया हुआ करता था और पारसी धर्म के देश, और एक तरफ जो इस्लामिक देश है यानी कि अरब कंट्री है, उन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें एक तरफ इस्लामिक सेना खड़ी है और एक तरफ पारसी सेना खड़ी है। दोनों का एक साथ युद्ध शुरू होता है और युद्ध शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही पारसी धर्म के जो लोग होते हैं, पारसी लोग होते हैं, वो हथियार फेंक देते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस्लामिक लोगों ने बड़ा तेजी के साथ में खतरनाक युद्ध लड़ा होगा, तभी तो हथियार डाल दिए कि कौन मरना चाहेगा।
ऐसा नहीं था। हथियार इस वजह से डाल दिए गए कि हम उस राजा के चक्कर में अपना खून क्यों बहाए। वो राजा जिसने कभी देश के बारे में नहीं सोचा, वो राजा जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, यानी कि हमारे बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में नहीं सोचा, केवल सोचा तो खुद के बारे में, इसलिए इस राजा को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, हम अब इसके लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। हथियार डाल दिए गए, युद्ध का समापन होता है और इस्लाम धर्म एंट्री करता है पारसिया देश के अंदर, यानी कि पारसी धर्म के बीच में। और जैसे इनकी एंट्री होती है, सासानी राजवंश का जो राजा होता है उसे अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ता है। और जैसे ही वो भागता है, पारसी धर्म जो है अब धीरे धीरे इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट होने लगा। अब ये तो कन्वर्ट हो रहा था, पर यहाँ की संस्कृति नहीं छूट रही थी। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में केवल ईरान यानी कि पारसी ही एक ऐसा देश है, पारसिया एक ऐसा देश है जहाँ इस्लाम रंग में नहीं है, बल्कि इस्लाम रंग पारसी रंग में रंग गया। और पारसी रंग में ऐसा रंगा कि उसकी संस्कृति, उसके त्योहार, उसकी भाषा आज भी वो लेकर चलता है। यानी कि पारसी धर्म प्लस इस्लाम धर्म दोनों का कोम्बो अगर कहीं देखना है तो वो आपको जाना पड़ेगा ईरान के अंदर। धीरे धीरे लोगों ने पारसी धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन में बोलने जा रही हूँ, इसे नोट कीजिएगा कि यहाँ पर पारसी लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करना स्वीकार कर लिया, पर जोर जबरदस्ती तरीके से नहीं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर देखा कि वो राजा जिसने ऊंच नीच का भेद किया, इस्लाम बता रहा है कि ऊंच नीच का भेद नहीं है। वो राजा जिसने हमसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला, और अगर हम इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो हमें जजिया टैक्स भी नहीं देना होगा, किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा। दो बात। तीसरा, यहाँ पर ऊंच नीच नहीं है, जातिवाद नहीं है, तो किसी और देवी देवता को नहीं पूजना है, किसी और धर्म के इंसान को नहीं पूजना है, केवल एक एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर को पूजना है। इसलिए हम इसके अंदर विश्वास रखेंगे। और धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया, सब कुछ बदल दिया और यहाँ पर जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। अब ऐसे तो बन गया पारसिया से ईरान। अब ईरान की जैसे ही यहाँ पर शुरुआत होती है, ईरान में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी जिसे हम बदलाव की क्रांति कहते हैं। ये जो आपको ईरान दिखाई दे रहा है, इस ईरान के अंदर धीरे धीरे पारसियों का त्योहार इस्लामिक रूप से मनाया जाने लगा, भाषाएं भी उसी प्रकार से चल रही, संस्कृति भी उसी प्रकार से चल रही। और कुछ समय बाद सऊदी अरब से यहाँ पर सुन्नी आते गए। कौन आते गए? सुन्नी। यानी कि आज भी इस्लाम धर्म के अंदर दो प्रकार की लड़ाई जारी है। सुन्नी की तरफ से कहा जाता है हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, और सिया की तरफ से कहा जाता है हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरब की तरफ से सुन्नी जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं, ईरान के अंदर सुन्नी बड़े प्यार से निवास करने लगते हैं। कुछ समय निकलने के बाद में 1501 में सफवी राजवंश आ जाता है ईरान के अंदर। और जब सफवी राजवंश यहाँ पर आता है तो वो घोषणा करता है कि पूरे मिडिल ईस्ट का अगर कोई केंद्र बनेगा, किसके लिए? सिया के लिए। किसके लिए? सिया धर्म के लिए, यानी कि इस्लाम का जो सिया है उसके लिए, तो केवल ईरान होगा। यानी कि अगर आज खाड़ी देशों में आप जाओगे ना, तो सारी आसपास की कंट्री आपको सुन्नी दिखाई देगी, और सिया कौन है? अकेला केवल ईरान है। और इस वजह से खाड़ी देशों में और ईरान के बीच में उस समय एक बहुत बड़ा टकराव शुरू हो गया था। ऐसा टकराव जो कि आज दिन तक देखने को मिलता है। और उसी टकराव के बाद में ईरान ने फैसला कर लिया था कि हम अकेले हैं, अकेले हमें चलना है, इसलिए अकेले ही पावरफुल बनना होगा, दिमाग से काम करना होगा। ईरान ने उस समय ठान लिया, और ईरान अच्छे से वर्क करना शुरू कर ही रहा था कि कुछ समय बाद ईरान के लोगों ने देखा कि ईरान की जमीन पर एक काली बदबूदार चीज निकलना शुरू हो गई है। ऐसी काली बदबूदार चिपचिपी चीज जिससे सूंघते से ही बदबू आ रही थी। इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि लोग लकड़ी से लेकर उसको एक बार आग की तरफ फेंक देते हैं, और जैसे ही आग की तरफ फेंकते हैं तो उसने तुरंत आग पकड़ ली। तो लोगों को लगने लगा था कि ये चिपचिपी काली बदबूदार जो चीज है उसे हम डब्बे में भरकर रख सकते हैं, और जहां हमें लकड़ियां जलाने की जरूरत होगी वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भाई साहब ठीक है भाई, ईरानी लोगों ने उस काली बदबूदार चीज को क्या किया? इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और इकट्ठा करके केवल लकड़ी जलाने में उसका उपयोग करते थे, घर में खाना वाना बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब ये कब निकलना शुरू हुआ? तो 1700 से लेकर 1940 के दशक में निकलना शुरू हो गया। 1800 के दौर में आते आते यूरोप में बड़े बड़े बदलाव शुरू हो गए थे। कहाँ? अंग्रेजों के वहां पर बड़े बड़े बदलाव शुरू हो गए। अंग्रेजों ने ट्रेन शुरू कर दी, अंग्रेज जहाज चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, पर अंग्रेजों को चाहिए ऑयल, क्योंकि ऑयल के बिना ये चीजें अधूरी हैं। क्योंकि अब तक चीजें भाप से चल रही है ना, भाप तक कब तक चलाएंगे? उनको और भी तो डेवलपमेंट करना है। इसके लिए अंग्रेज ढूंढ रहे थे कि कौन कौन से देशों के अंदर ऑयल है, तेल है।
और तभी अंग्रेजों की नजर पड़ी ईरान की तरफ। जब अंग्रेजों की नजर ईरान की तरफ पड़ती है तो अंग्रेज ईरान के अंदर इंटर करते हैं। उस समय ईरान के अंदर एक राजवंश राज कर रहा था जिसे हम कांजर राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? कांजर राजवंश कहते हैं। और कांजर राजवंश के बीच और अंग्रेजों के बीच में 1901 में समझौता होता है। वो बोलते हैं ये जो काली बदबूदार चीज है ना, ये बड़ी काम की है, इसे हम तेल कहते हैं और तेल का बड़ा ज्यादा उपयोग होता है, इसीलिए हम इस तेल को निकाल देंगे और बदले में हम आपको कुछ पैसे भी देंगे। ईरान के लोग बड़े खुश हो गए, भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है कि ऐसी काली बदबूदार चीज ये लेकर जा रहे हैं। लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कितना मुनाफा होगा। अंग्रेजों ने यहां से निकालना शुरू कर दिया और मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। और जैसे ये बात अमेरिका को पता चली तो अमेरिका बोला मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी आऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में मिलकर काम करूंगा। तो ब्रिटेन और अमेरिका वाले दोनों ने मिलकर यहां से तेल निकालना शुरू कर दिया। अब तेल निकालते थे जिस पे कमाते थे जैसे 100 रुपए कमाए हैं अंग्रेज और अमेरिका ने, है ना, ब्रिटेन और अमेरिका वालों ने। तो ईरान वालों को केवल उसके 2 से 4 रुपए देते थे। कितने? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। तो आप जरा समझिए ज्यादातर मुनाफा कौन कमा रहा है? ब्रिटेन वाले और अमेरिका वाले। और इन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लाकर रख दी। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये जमीन के अंदर से ऑयल निकालने वाली मशीन है। ऐसी मशीनें लाकर यहाँ पर लगा दी, ऑयल निकाल रहे हैं और दुनिया भर में बेचने का काम कर दिया। बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एक दिन ईरान के लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये तो बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, बड़ी काम की चीजें ये तो, और ये तो तेल है और इस तेल का उपयोग तो जहाज चलाने में होता है, ट्रेन के लिए होता है, बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग हो रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा, 50-50% करना पड़ेगा, या फिर इन मशीनों को हमें बेच दो, हम खरीद लेंगे, हम खुद व्यापार कर लेंगे। जब ईरान की जनता ने आवाज उठाना शुरू कर दिया तो उस समय ईरान के एक प्रधानमंत्री बन चुके थे और वो थे मोहम्मद मोसाद्दिक। क्या थे? मोहम्मद मोसाद्दिक। तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया इन्होंने। कब तक? 1951 तक। और 1951 में जब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्दिक को ये पूरी साजिश के बारे में पता चलता है कि ब्रिटेन और अमेरिका वालों ने किस प्रकार से साजिश रच रखी है, ईरान की जनता लगातार आवाज उठा रही है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ का तेल है, हमारी जमीन पर निकला हुआ है, वो राष्ट्रीय संपदा है, हम किसी को नहीं देंगे। जैसे इन्होंने राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दी, मतलब राष्ट्रीय संपदा का सीधा सा अर्थ होता है केवल उसी देश का हक है, किसी और का हक नहीं है। अब अंग्रेजों और अमेरिका वालों को धीरे धीरे भगाया जाने लगा और यहाँ ब्रिटेन वालों और अमेरिका वालों को आ गया बड़ा ज्यादा गुस्सा। वो बोल रहे हैं भाई साहब तुमने एकदम से हमारा काम छीन लिया, अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया, तुमको ऐसे कैसे रहने देंगे। थोड़े ही टाइम बाद इन्होंने झूठी झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया, अमेरिका वालों ने, ब्रिटेन वालों ने। किसके खिलाफ? मोसाद्दिक के खिलाफ। मोहम्मद मोसाद्दिक वो शासक यानी कि वो प्रधानमंत्री जिसने ये अनाउंस किया था कि वो तेल राष्ट्रीय संपदा है। लोगों के मन में एक अलग भावनाएं पैदा कर दी थी, लोग बड़ा प्यार करने लगे थे इन्हें। और कुछ ही समय बाद इन अमेरिका वालों ने और इन ब्रिटेन वालों ने ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से झूठी हिंसाएं शुरू कर दी, झूठी झड़प शुरू कर दी और उसमें नाम आने लगा मोसाद्दिक का। धीरे धीरे CIA जो कि अमेरिका की खुफिया विभाग है और ब्रिटेन वालों की जो खुफिया विभाग है MI6, ये दोनों ने मिलकर तख्ता पलट की साजिश रची, झड़प करवाई और बहुत सारे जो है हंगामे करवाए, लोग सड़कों पर उतरे और अंततः तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट होता है तो मोहम्मद मोसाद्दिक को वहां से भागना पड़ता है। और जब वो वहां से भाग जाते हैं तो ब्रिटेन में ब्रिटेन के जो राज परिवार हुआ करता था, जिन्हें शाह रज्जा पहलवी कहा जाता है, उनको यहाँ पर अमेरिका डमी के रूप में बिठा देता है और वो यहाँ पर राजपाट करते हैं। कुछ समय बाद वो भी तख्ता पलट में हो जाता है। और अब ईरान को यहाँ पर समझ में आने लगा था कि राजशाही चर्चाएं भी अलग होती हैं। यहाँ पर अमेरिका गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी राजा हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उन सबको भगाने की कोशिश करता है। इसलिए ईरान के लोग समझने लगे थे कि अब हमें मजबूत होना होगा। और उसी मजबूती को आगे बढ़ाने का काम जारी था ही कि उसके कुछ समय बाद अमेरिका वालों ने इराक के साथ में मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब इराक ने जैसे ही अटैक किया था, यानी कि 1980 से 88 के बीच में युद्ध हुआ था इराक और ईरान का, जिसमें अमेरिका ने पूरा साथ दिया। अमेरिका ने पूरी खुफिया बातें लीक करी, सब प्रकार का साथ दिया, हथियार, पैसा, फंडिंग सब कुछ दिया और इनके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में पहली बार ईरान हार जाता है। और जब ईरान हारता है तो ईरान को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है,
हम अकेले हैं, आसपास के खाड़ी देश शिया सुन्नी वर्ग को लेकर लड़ाते हैं, वो हमारा कभी साथ नहीं देगा। अमेरिका और ब्रिटेन वालों का मुनाफा हमने बंद करवा दिया, ये साथ नहीं देंगे। जितने भी राजा महाराजा या फिर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे हैं, बार बार इनका तख्ता पलट होता है, ऐसे देश नहीं चलेगा। और फिर आता है इस्लामिक क्रांति। 1979 के अंदर जैसे इस्लामिक क्रांति आती है तो उस समय एक और नई चीज की स्थापना होती है। नई चीज क्या होती है? 1979 में ईरान पहली बार IRGC की स्थापना करता है। IRGC क्या होता है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो होता है उसकी स्थापना कर दी जाती है। IRGC क्या होता है? IRGC एक ऐसा संगठन बनाया गया ईरान के अंदर जो कि ईरान के अंदर उठने वाली हर एक आवाज को दबा दिया जाएगा। ईरान की सरकार के खिलाफ अगर कोई नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो उससे पहले ही सजा मिल जाएगी। ईरान के खिलाफ आप किसी प्रकार की नारेबाजी या पोस्टर नहीं दिखा सकते, कोई हिंसा आप नहीं भड़का सकते। अगर आप 25 लोग एक साथ इकट्ठे होकर किसी प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही IRGC आएगी और आपको कूट के चली जाएगी। इस प्रकार का संगठन जिसके अंदर ईरान की तीनों सेना शामिल है, जल थल वायु सेना सब कुछ शामिल है। IRGC के अंदर से ही ईरान के गुप्तचर निकलते हैं जो कि दूसरे देशों के अंदर जाकर खुफिया जानकारी लेके आते हैं। यानी कि पूरी तरीके से आज जो ईरान चलता है उसे केवल IRGC चलाता है और IRGC केवल वफादार होता है उस देश के सुप्रीम लीडर के लिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना कर दी गई ताकि देश की उठने वाली आवाज को बंद कर दिया जाए और एक मजबूती मिले, क्योंकि जब बार बार हंगामा नहीं होगा, तख्ता पलट नहीं होगा तो देश एक तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और यही बात ईरान ने सोची थी। भाई ठीक है, ये करते रहे। दूसरा, ईरान वालों के माइंड में था कि हम सीधे तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन वालों के साथ में युद्ध नहीं लड़ सकते। जब हम युद्ध नहीं लड़ सकते तो युद्ध लड़ने वाले संगठन तो रेडी कर सकते हैं ना। तो ईरान ने प्रॉक्सी वार रेडी कर दिया। प्रॉक्सी वार क्या होता है? जिसमें मैं सीधे तरीके से युद्ध नहीं लड़ रही हूं, मैंने दूसरी पार्टी को पैसा दिया कि तुम जाके उनकी बैंड बजा के आ जाओ, तुमको इतना पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ हम देने वाले हैं। ठीक है भाई। प्रॉक्सी वार के लिए ईरान ने क्या किया? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को बिठा दिया, यमन के अंदर हूतियों को बिठा दिया, इराक के अंदर शिया मिलिशिया को बिठा दिया, सीरिया के अंदर असद सरकार को बिठा दिया। अलग अलग ग्रुप्स रेडी कर दिए और ये ग्रुप्स अमेरिका और अमेरिका समर्थित जितने भी देश हैं उनके ऊपर हमला करते रहते हैं, जिसमें एक बड़ा एग्जाम्पल इजराइल का भी शामिल है। इजराइल इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारता है और ये ईरान क्या करता है? उनको पैसा, फंडिंग सब कुछ देता है। यानी कि सीधे तरीके से युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, इन लोगों को केवल पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ देने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ सही चल रहा था। अब यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, अब ईरान को याद आने लगा कि यार हमने ईरान और इराक हम दोनों ने साथ में युद्ध लड़ा था और युद्ध के समय हमने चाइना और उत्तर कोरिया से और रशिया से मदद मांगी थी, तो उन्होंने हमको थोड़े से ड्रोन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम दिया था। क्यों ना उनको खोल के देखा जाए जो बचे हुए हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, और अगर टेक्नोलॉजी समझ में आ गई तो हम भी हथियार बना सकते हैं। अब ईरान ने क्या किया? इराक के युद्ध के टाइम में, यानी कि 1980 में जब इराक के साथ में युद्ध लड़ा और उस समय जो चाइना, उत्तर कोरिया, रशिया ने इनको हथियार दिए थे, उन हथियारों को खोल खोल कर चेक करना शुरू कर दिया। खोलते हैं, वैसे ही वायर किसी और में जोड़ते हैं, लगाते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी की इन्होंने यहाँ से शुरुआत करी। टेक्नोलॉजी की शुरुआत तो कर दी पर वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे थे। इन्होंने मदद मांगी उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया से। जब मदद मांगी तो टेक्नोलॉजी मिली, और जब टेक्नोलॉजी मिली तो इन्होंने मिसाइलें खुद से बनाना शुरू कर दिया, ड्रोन सिस्टम खुद से बनाना शुरू कर दिया। आज अगर मिसाइल और ड्रोन सिस्टम की हम बात करें, खास तरीके से अगर हम मिसाइलों की बात करें, 1000 से ज़्यादा प्रकार की मिसाइलें किसके पास में मौजूद है? ईरान के पास में। यानी कि पूरे के पूरे खाड़ी देशों की, पाकिस्तान भी अलग कर दो आप इसमें, अगर पूरे खाड़ी देशों की हम बात करें तो खाड़ी देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास में ईरान जितने मिसाइलें हो, इतने ज़्यादा हथियार हो। तो इसने कई प्रकार की मिसाइलें बनाई, किसकी मदद से? उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया की मदद से। और इसी वजह से, मिसाइल और ड्रोन सिस्टम होने की वजह से आज अमेरिका और इजराइल इससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। सोचते कि नहीं सोचते? बताइएगा जरूर। अब दूसरी बारी आती है परमाणु की। इसने परमाणु बनाने का क्यों सोचा? ये बड़ा सवाल है कि ईरान ने परमाणु बनाने के बारे में क्यों सोचा। इसलिए इसने परमाणु बनाने के बारे में सोचा क्योंकि ये जानता था अगर किसी भी देश के पास में परमाणु हथियार मौजूद है तो अमेरिका सीधे तरीके से उनके ऊपर हमला नहीं करता है।
आप जरा देखिए पाकिस्तान ने कितनी गलती करी, फिर भी अमेरिका ने कभी खुले तौर पर उसके ऊपर हमला नहीं किया। ऐसे कई सारे देश मौजूद हैं जिनके पास में परमाणु है, उनके ऊपर अमेरिका हमला नहीं करता है। और ठीक इसी प्रकार की सोच रखी थी उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने। उत्तर कोरिया ने भी यही सोचा कि अगर जिसके पास में परमाणु है उसके ऊपर अमेरिका कभी हमला नहीं करता है और देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और यही बात सोचते हुए इन्होंने बार बार यूरेनियम संवर्धन को शुद्ध करने का काम किया और बार बार परमाणु बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ये चाहता था कि अमेरिका हमला नहीं करेगा अगर परमाणु रहेगा। दूसरा, अगर परमाणु रहा तो ये 57 कंट्री में से एक ऐसा देश उभर कर सामने आएगा कि सभी देशों का खलीफा बनेगा। ये हो सकता है तीसरा इसने सोचा था कि कभी भी इजराइल इसके बारे में नहीं सोचेगा, इजराइल इससे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि पूरे अगर हम बात करें खाड़ी देशों की तो खाड़ी देश में केवल और केवल इजराइल के पास में परमाणु मौजूद है और अगर इसके पास परमाणु होगा तो इजराइल कभी इसके ऊपर हमला नहीं करेगा और इसी वजह से इसने परमाणु होने के बारे में सोचा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है जो कि है हॉर्मुज खाड़ी। हॉर्मुज खाड़ी ऐसी सकड़ी सी गली है, ऐसी सकड़ी सी लाइन है जो कि कहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं खाड़ी देश है ना, और पर्शियन गल्फ जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से जब जहाज होकर निकलते हैं तो बिल्कुल सकड़ा स्थान है। और इसको ईरान दो तरफ से घेरता है, एक तरफ ये और एक तरफ ये। ईरान यहाँ दो तरफ से घेरता है। अब ईरान इतना पावरफुल है कि वो चाहे तब दुनिया का 20% तेल का व्यापार यहाँ से बंद कर सकता है। यहाँ पर जहाज को टेढ़ा लगा दिया, तुम निकल के दिखाओ। तो ईरान ने यहाँ पे भी फायदा उठाया हुआ है कि अगर ईरान नहीं चाहेगा तो दुनिया कोई व्यापार नहीं करेगी और इसका असर इस तरफ के देशों को देखने को मिलेगा, यानी कि चाइना को, इंडोनेशिया को, जापान को, भारत को, मलेशिया को, सिंगापुर को, इन सभी देशों को इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये चाहे तो यहाँ पर रोक सकता है, जो कि 20% तेल का व्यापार यहीं से होता है। तो ऐसे करके चाइना ने माफ कीजिएगा, ऐसे करके ईरान ने अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करी। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं इस पर भी वीडियो लेके आ जाऊं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो जरूर से लेके आ जाऊंगी। अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से एक पिन मिलेगा आपको कमेंट, उस पर जाके टैप कीजिएगा, फुल नेम लिखना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और डिस्काउंट कोड लगाना है नारी 100। और नारी 100 का कोड इस्तेमाल करते ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।